हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राणियों में श्वसनात्मक संगठन अध्याय नंबर 7 पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। कल हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और कल हमने 4 उत्तकों के बारे में लिखा था: पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपगला उत्तक, तंत्रिका उत्तक। और हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, उसको आज वापस शुरू करते हैं। जो हमारे कोशिका होती है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनता है। जो कोशिकीय स्तर होता है, जो पोरीफेरा के अंदर होता है, जो सबसे सरल होता है। और जो हमारा अंग तंत्र, जो कि अंग तंत्र हमारा जो सबसे जटिल होता है। और जो कोशिकीय स्तर होता है, जो सबसे सरल होता है। एक कोशिकीय होते हैं जैसे मोनेरा और प्रोस्टिस्टा। और जो हमारा पोरीफेरा है, जो कि जंतु जगत के अंदर है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं। पोरीफेरा बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसके अंदर उत्तक नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो जननी स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। इस कारण इसके अंदर इससे उत्तक व अंग का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, इसके अंदर उत्तक नहीं बनता है। और जो हमारे उत्तक बनते हैं, जो समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं। तो हमारे जो प्राणियों में उत्तक होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उपगला उत्तक, सेकेंड है संयोजी उत्तक, थर्ड है पेशी उत्तक, और 4 नंबर हमारा है तंत्रिका उत्तक। तो हमारा जो उपगला उत्तक होता है, जो हमारे बॉडी, हमारे आस्तर, जो शरीर के ऊपर त्वचा होती है, उसके आस्तर के निर्माण में सहायक होता है। और हमारे जो बॉडी के अंदर आस्तर होते हैं उसके, और हमारी त्वचा होती है उसके ऊपर आवरण के निर्माण में। और ये हमारे रक्षात्मक निर्माण होता है। जैसे हमारे कोई डायरेक्टली जब कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस आता है, तो हमारा डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि हमारी ये बाहरी ऊपर रूप से हमारे को रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये हमारे निस्यंदन, जैसे हमारे GFR, जहाँ पर जो मूत्र होता है उसके निर्माण में, जहाँ पर निस्यंदन में सहायक होता है। विसरण, जहाँ पर हमारी कुपिकाएं होती है, वहाँ पर ये विसरण में सहायक होता है, जहाँ पर शल के ऊपर उपकला होता है। और सीक्रेशन में, जहाँ हमारी ग्रंथियाँ होती है, वहाँ पर ये सीक्रेशन में सहायक होता है। और हमारा आनाल होती है, वहाँ पर अवशोषण होता है, वहाँ पर भी हमारा उपगला उत्तक होता है। और जो उपगला उत्तक होता है, हमारे शरीर का 10% होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, जो हमारे भ्रूणीय अवस्था में बनते हैं, बाहर की ओर होता है एक्टोडर्म, और बीच में होता है मेसोडर्म, और अंदर होता है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म होता है, बीच में मेसोडर्म, और अंदर होता है एंडोडर्म। तो हमारी जो उपगला उत्तक होता है, जो एक्टोडर्म भी हो सकता है, मेसोडर्म भी हो सकता है, तथा एंडोडर्म भी हो सकता है। और जो हमारा संयोजी उत्तक होता है, सहारा देता है। जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी अस्थियां, जैसे हमारे हाथ हिला रहे हैं, तो हमारे को ये सहारा देता है, उत्तकों को जोड़ता है, जैसे टेंडन हो गया और हमारे लिगामेंट हो गए, जो कि संयोजी उत्तक होते हैं, जो एक दूसरे को अस्थि से तथा पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायक होते हैं। आलंबन और सहारा दोनों एक ही पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। जैसे हमारे ब्लड हो गया, रक्त, जो कि एक दूसरे से जगह ले जाने में सहायक होता है, ब्लड और लिम्फ, जिसको लसिका कहते हैं हिंदी में। और ये हमारे शरीर के भार का 30 से 40% होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है मेसोडर्म होती है। और थर्ड नंबर हमारा है पेशी उत्तक। ये संकुचन तथा शिथिलन में सहायक, जिसके कारण गमन तथा संचलन होता है। संकुचन, जैसे जब हमारे चलते हैं तो हमारे बॉडी, हमारे पेशियां होती हैं जो संकुचित होती हैं और वापिस अपनी अवस्था में आ जाती हैं, उसको शिथिलन कहते हैं। उसके अंदर सहायक होता है, जिसके कारण हम गमन का मतलब अपनी स्थिति चेंज करना। और संचलन ये हो गया, जो हम एक जगह खड़े होकर भी अपनी पोजीशन में हाथ हिला रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संचलन। और ये हमारे शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा बनाता है। इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म, तथा कुछ होते हैं अपवाद सहित होती है,
जैसे हमारे आँख की सिलेरिकाएँ वो होती हैं जो पेशियाँ, वो उत्पत्ति में एक्टोडर्म होती है, इसलिए यहाँ पर अपवाद सही लिखा हुआ है। और बाकी जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, ये तंत्रिका नियंत्रण नियंत्रण मतलब किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, मतलब जैसे हमारे शरीर को हम अपने आप मतलब पूरा कंट्रोल करते हैं। और समन्वय मतलब एक दूसरे जैसे सहायक होते हैं। जैसे हमारा अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ते समय हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। और हमारे जो एक्शन उसके उत्सर्जन होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से साथ साथ कार्य होता है। इसको क्या कहते हैं, समन्वय, मतलब एक दूसरे कार्य का साथ साथ होना। जैसे हमारी जब हम दौड़ते हैं तो हमारी पेशियां भी चलती हैं और हम सांस भी लेना जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं और हमारी हार्ट बीट भी होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, समन्वय, मतलब एक काम का मतलब एक शरीर का अंग काम करने रहा है तो साथ साथ में दूसरे शरीर के अंग भी कार्य करने लग जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तालमेल बना रहता है एक दूसरे का। और ये हमारे शरीर में आवेग की उत्पत्ति तथा श्रवण में करता है, मतलब आवेग की उत्पत्ति करता है और ये श्रवण में सहायक होता है। ये हमारे शरीर का 10% हिस्सा होता है और इसकी उत्पत्ति होती है जो एक्टोडर्म से होती है। तो अभी हमने क्षार ऊतक के बारे में पढ़ा था और अब हम उपगला ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। उपगला ऊतक जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपी का मतलब होता है ऊपर और थैलिया का मतलब होता है ग्रो। ग्रो मतलब वृद्धि। उपगला ऊतक संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, इसलिए इसका नाम उपगला ऊतक पड़ा है। एपिथेलियम टिश्यू, एपी का मतलब ऊपर, थैलियम मतलब वृद्धि। ये संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, उपगला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। उपगला ऊतक होता है, उसके ऊपर एक मुक्त सतह होती है, मतलब एक जो होती है इसके ऊपर मुक्त सतह होती है, फ्री होती है ऊपर, और जो किसी से बंधी हुई नहीं होती है, मतलब खुली होती है। इसके ऊपर एक मुक्त सतह उपस्थित होती है और इसके नीचे आधार कला होती है जो कि संयोजी ऊतक को उपगला ऊतक के बीच में आधार कला होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। और जो सामान्यतः रक्तवाहिनियां उपगला ऊतक में अनुपस्थित रहती हैं। इसके अंदर जो होती हैं, उपगला ऊतक होता है ये हमारा उपगला ऊतक, इसके अंदर रक्तवाहिनियां अनुपस्थित रहती हैं, इसलिए पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर रहता है। क्योंकि इसके अंदर रक्तवाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, इसको असमनीय ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रक्तवाहिनियां अनुपस्थित रहती हैं। और जो उपगला ऊतक होता है इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक होती है। और उपगला ऊतक होता है और उसके बीच में जिससे संयोजी ऊतक होता है और उसके बीच में आधार कला होती है। और उपगला ऊतक के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश होता है जो बहुत कम होता है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी ये सहारा और सुरक्षा देता है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश कम हो। जैसे हमारी घरों की दीवार होती है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए तो उसकी हमारे को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से हम याद कर सकते हैं कि ये हमारे बॉडी, जैसे हमारी त्वचा होती है उसके ऊपर हमारे सुरक्षा देता है, इसलिए इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम या नगण्य होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश किसे कहते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये सेल हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, उसके बीच में जो अवकाश होता है उसको अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो ये अवकाश होता है उपगला ऊतक में बहुत कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे को इससे सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, ऐसे हम समझ सकते हैं। ये कोशिकाएं दृढ़ता से बंधी रहती हैं। कोशिकाएं जब अंतरकोशिकीय अवकाश कम होगा तो वही कोशिकाएं दृढ़ता से बंधी रहेगी। सूक्ष्म मात्रा में अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। और मैट्रिक्स अगर अवकाश, इसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित रहता है। अगर इसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में अंतरकोशिकीय अवकाश है तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, अंतरकोशिकीय द्रव्य होता है, वो भी कम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है। बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ज़्यादा अवकाश होगा तो हमारे को इतनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। और इसके बीच में आधार कला होती है। आधार कला जो होती है पतली होती है
निर्जीव होती है, अकोशिकीय होती है, मतलब कोशिका की बनी नहीं होती है। असंवहनीय मतलब ये असंवहनीय परत होती है और अत्यधिक पारगम्य होती है। असंवहनीय मतलब जिसके अंदर रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं उसको असंवहनीय परत कहते हैं। आधार कला, आधार कला जो हमारे संयोजक तथा उपकला के बीच में होती है उसको आधार कला कहते हैं, इंग्लिश में बेसमेंट कहते हैं। आधार कला का जो निर्माण होता है, आधार कला का जो निर्माण होता है वो उपकला ऊतक के स्त्रावण से, मतलब सीक्रेशन, मतलब और संयोजी ऊतक के स्त्रावण से। और जो संयोजी ऊतक स्त्रावण से होता है उसको बेसल लेमिना कहते हैं। और जो हमारे नहीं सॉरी उपकला ऊतक के स्त्रावण से होता है उसको बेसल लेमिना कहते हैं। और संयोजी ऊतक स्त्रावण से होता है उसको फाइब्रस लेमिना कहते हैं। जो उपकला ऊतक होता है उसके जो स्त्रावण होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और जो फाइब्रस लेमिना होती है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसके अंदर अल्फिरोनिक एसिड और प्रोटीन तंतु होते हैं। और जो हमारी मुक्त सतह ये से हम समझ सकते हैं, जैसे हमारी त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर ही हमारी मुक्त सतह है। यहाँ पर कोई मतलब और कोई नहीं है, यहाँ पर हमारी खुली जगह बाहरी वातावरण के अंदर के संपर्क में है। और ये हमारा उपगला होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अनुपस्थित रहती है। तो हमारे जो उपगला ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इस प्रकार से बांटे गए। इसको कोशिकीय स्तर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेल उपकला, दूसरा है संयुक्त उपकला। सेल उपकला इसलिए कहा गया क्योंकि कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है इसके अंदर। संयुक्त उपकला में कोशिकाओं का एक से अधिक स्तर पाया जाता है। सेल उपकला जैसे ये देख सकते हैं, संयोजक मतलब जो ये हमारे उपकला ऊतक का ही भाग होता है जो इसके संयोजक पर प्रवृद्धि करता है। इसके बीच में आधार कला होती है और एक स्तर है इसलिए इसको संयुक्त उपकला कहा गया। जबकि इसके अंदर एक से अधिक स्तर है इसलिए इसको मतलब संयुक्त उपकला कहा गया है। और नीचे बीच में आधार कला होती है और ये संयुक्त है। और ऊपर इसके ये उपकला ऊतक हो गया जो कि संयुक्त उपकला है। एक से अधिक स्तर है इसलिए संयुक्त उपकला। और एक स्तर होता है उसको सरल उपकला। और एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिख रखी है, उपकला ऊतक की मुख्य सतह बाहरी वातावरण तथा देह द्रव्य के संपर्क में रहती है। जैसे हम यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो बॉडी कैविटी अंदर वाला भाग होता है उसको बॉडी कैविटी कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। और ये बीच में हमारा देह द्रव्य होता है और उसके बीच में अंग ऑर्गन होते हैं ये। तो हमारी जो भी यहाँ पर जो बॉडी के ऊपर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसको मेसोथेलियम कहते हैं, जो कि हमारे उपकला ऊतक के बनी होती है, जो कि सरल उपकला होती है। इसको इसका जो एग्जाम्पल है मेसोथेलियम, जो कि हमारे अंदर बनी होती है देह गुहा के अंदर, जो कि इसकी एक सतह मुक्त होती है। अभी हमने पढ़ा था कि उपकला ऊतक की सतह क्या होती है, मुक्त होती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उपकला ऊतक की मुक्त सतह बाहरी वातावरण तथा देह द्रव्य से संपर्क में रहती है। मुक्त सतह यहाँ पर कोई भी और वृद्धि नहीं कर रहा है, यहाँ पर उपकला ऊतक की सतह होती है जो मुक्त होती है। और यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं जो हमारी बाहरी वातावरण होता है जो कि हमारी त्वचा के अंदर एपिडर्मिस होती है, जो एक संयुक्त उपकला है। इसका एक उदाहरण है एपिडर्मिस जो बाहरी वातावरण के अंदर रहती है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको